सोच रहे हैं कि जिस तरह से सबकी रिक्वायरमेंट होगी तो एक साथ एक बल्क में ही थोड़ा सा बनाएंगे। हाँ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कॉस्ट बता रहे हैं ना, कॉस्ट तो की मात्रा से ही निर्धारित होती है ना, तो आपने कोई लॉट बनाया होगा उससे कैलकुलेट की होगी। जैसे ये बनाया हमने, हाँ पहले छोटे छोटे सैंपल बनाए थे, तो ये बनाया तो ये लगभग 75 to 80 ग्राम जितना बनता है। हाँ इसकी कॉस्ट हमने निकाली 26 रुपीज़ होता है। हाँ हाँ। तो वो जो कॉस्ट निकाली होगी उसमें कितना रॉ मटेरियल लगाया आप लोग, कितने कितने साबुन बन गए ऐसे? नहीं, ये एक का ही हमने बनाया है, क्योंकि वो जो ऑयल और ये सब हम लेते हैं ना, वो मेजर करके, हाँ मेजर करके ही लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट हमने ऐसे ही अच्छा बताई थी। ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो जनरली हम लोग भी घर पे साबुन बनाते थे एक टाइम पे, तो उसमें मतलब एक लॉट आप बनाते हो, लॉट के हिसाब से उसकी निकालते हैं कॉस्टिंग। तो तो थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा कॉस्ट नीचे आ जाती है जब लॉट में कैलकुलेट करते हैं, तो बन जाती है। हाँ परचेज भी ऐसे ही होगा ना, जो सामान लेंगे वो। हाँ, और बहुत ज़्यादा का मतलब वो 20 25 30 पीसेस बनाने में कॉस्ट अपने आप से मतलब 20 रुपये तक का आ जाएगा आपका बड़े आराम से, है ना? ठीक है। और अब क्योंकि क्या होता है लॉट में आप ले बनाएंगे तो फिर आप सामान थोड़ा बल्क में लेंगे, फिर रिटेल में नहीं लेंगे, तो वो सब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं ना। हाँ हाँ ठीक, ठीक है आगे चलते हैं। तो बताइए, आज की तो बहुत सारी बातें, अब आज तो सारी, जी 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 जरूर, माइक दीजिए ना भैया को। हाँ नहीं बिल्कुल, मन में क्यों। भैया, जी जनरली ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हमको मुफ्त में मिल जाती है तो उसका आनंद ज़्यादा होता है और वैल्यू कम होती है, ऐसा है। अच्छा। लेकिन बाबा जी ने और आपने हमारे लिए जो अध्ययन का जो किया, उसका कोई चार्ज हमने दिया ही नहीं, हमने मुफ्त में ही लिया हाँ है। हाँ लेकिन हमको आनंद भी ज़्यादा मिला और वैल्यू भी ज़्यादा मिली। देखिए। उसमें से दो तीन चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ वो मैं आपको बताता जाऊँ। जी जी सुखी होने के लिए आपने बताया, वो हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। जी भौतिक साधनों से सुख मिलता है, वो कंटिन्यू नहीं होता, लेकिन मन का जो शांति होती है, आत्मा को जो आनंद मिलता है, वो कंटिन्यू होती है। और वो हमको ज़्यादा से धर्म में से ज़्यादा मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बोलता नहीं, लेकिन वो मेरी एक्सपीरियंस है। और आपने परिवार की, सामाजिक की, आर्थिक की, राजकीय व्यवस्था सब बताया। लेकिन इसमें सबको ऐसा बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो हम कर नहीं पाते, इसका दुख है। व्यक्तिगत हम कर सकते हैं, हमारे लिए आपने जो बोला वो हम ट्राई कर से, कदाच शायद हम परिवार में भी नहीं कर सकते, ऐसा अभी ये माहौल हो गया है। जी जी उसका बाबा जी का आशीर्वाद से अगर हम कर सके तो अच्छी बात है। आपने जीवन से मृत्यु तक की बात बताई, उसमें बहुत आनंद आया। वैसा आपने बता दिया कि मृत्यु का जो भय था वो भी निकल जाता है। ऐसा आपने बोला कि आत्मा तो अमर है, वो हमको पहले भी सुना था, हमारा धर्म में भी सुनते हैं। जी लेकिन ये ब्रह्मांड को जो सब चल रहा है, जी उसका चलाने वाला कोई है कि नहीं, वो बात आपने में आई नहीं। अच्छा हम मानते हैं कि ईश्वर होते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार ही ये संसार चलता है, इसकी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसमें एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, वो बनती है नहीं बनती पता नहीं, मानव से में होता है, पशु पशु में होता है, पक्षी है पक्षी में ही होता है। मानव हो गए एक दफ़े तो मानव में दूसरी दफ़े हो रही, जैसा उसने कर्म किया होगा, जैसा उसने अपना दूसरे का साथ बर्ताव किया हो, जीवन जैसा बिताया, इसका वैसा उसको फल मिलेगा, वो सही बात है। लेकिन ये बात हमको पता नहीं समझ में आती कि जो दूसरे में जाना पड़ता है, दूसरी योनि में जाना पड़ता है, वो तो ये संसार में नहीं आता। आपने बोल दिया है कि हम उसमें नहीं पढ़ते, वो सही बात है। लेकिन मृत्यु होने के बाद
उसका साइंटिफिक रीते आपने बताया वो हम तो समझ गए, लेकिन हमारे को ऐसा बताते हैं कि आदमी को सब योनि में उसको जन्म तो लेना ही पड़ता है। उसके बारे में जो थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रकाश मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, आपने बहुत सारी शेयरिंग की, उसके लिए धन्यवाद। तो 2-3 बातें आपने कही हैं, एक तो ईश्वर के संदर्भ में कही है, एक ये जो शरीर यात्राएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके संदर्भ में कही है ना। तो पहले शरीर यात्रा की बात ही कर लेते हैं। तो मानव जो है, जैसे अभी आप 2 व्हीलर पे चलते हो, है ना, मैं देखा है आपको चलते हुए, तो एक टाइम पे साइकिल पे भी चलते होगे। घर पे है क्या अभी साइकिल? नहीं, हाँ। तो जब एक बार साइकिल के बाद आपने 2 व्हीलर ले लिया, उसके बाद साइकिल पे चलना बंद हो गया होगा, फिर 2 व्हीलर पे चलते रहे। साइकिल पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि उससे अच्छी चीज आ गई। तो जब मानव शरीर वाला साधन मिल गया है तो उससे कम साधन क्यों चलाओगे? जब इतना बढ़िया शरीर मिल गया है तो घटिया शरीर क्यों चलाओगे? है ना। तो इसको चला लिया, अगली बार भी इसी को चलाने की इच्छा होती है, इसलिए इसको चलाते रहते हैं। पर केवल इसको चलाना काम नहीं है, इसको चलाते हुए जागृत होना काम है। तो जागृति के लिए चलाने से बाकी गुण आते हैं फिर आगे के। ये हमारी शरीर यात्रा का मकसद है, प्रयोजन है ना। ठीक है ना, ये बात हो। अब दूसरी बात है ईश्वर की। ईश्वर की इच्छा से सब चलता है, ईश्वर ही सब चलाता है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है, फिर ईश्वर को कौन चलाता है? संसार को चलाने वाला कोई है, तो जो संसार को चलाता है उसको कौन चलाता है, ये भी तो पूछा जा सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? बोल ही देते हैं आजकल तो। देखिए, जैसे धरती को या प्रकृति को ईश्वर ने बनाया। अब ये प्रश्न तो बन ही सकता है कि ईश्वर को किसने बनाया? हमने बोला किसी एक चीज ने बनाया ईश्वर को। फिर ये प्रश्न में उसको किसने बनाया? तो आखिर में जाके ये बोलना पड़ता है भाई कोई ऐसी चीज होती है जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो होती है, ऐसा स्वीकारना पड़ता है। बात नहीं तो कहीं तक पहुंचेगी नहीं, वो तो अनंत है ना, जिस उसको तो आप अनंत करते जाओ। तो जब इस बात को ही स्वीकारना है कि कोई चीज होती है जिसको कोई बनाता नहीं, उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? ये अस्तित्व ही वो चीज है जिसे कोई बनाता नहीं, जो होती है। बहुत सामान्य सा तर्क है। ईश्वर है, ईश्वर बनाने वाली चीज नहीं है, ये चलाने वाली चीज नहीं है। ईश्वर में हम संरक्षित हैं, ईश्वर में हम प्रेरित हैं, ईश्वर में हम ऊर्जित हैं, ईश्वर में हम नियंत्रित हैं। ठीक है ना। ये हमारी जितनी क्रियाशीलता है वो ईश्वर में है। ईश्वर में ही हम सोचते हैं, ईश्वर में ही हम बोलते हैं। तो मेरे से मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो आप तक पहुंचने से पहले ईश्वर में है। मैं भी ईश्वर में हूं, मेरा विचार भी ईश्वर में है, मेरा शब्द भी ईश्वर में है, मेरा कर्म भी ईश्वर में। ऐसे ही आपका भी एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कर्म सब ईश्वर में है। तो ईश्वर तो हमें प्राप्त है, हम उसे पहचानते नहीं है, इतनी ही बात है। ईश्वर कोई छुपा हुआ नहीं है। सबसे अधिक कोई चीज उजागर है तो वो ईश्वर है, पर हमारी आंखें बंद है। उसके प्रति आंख खोलना ही ज्ञान है, उसी के लिए सब कार्यक्रम है ना। ईश्वर में ही हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध का आधार ईश्वर ही है। नियम ईश्वर ही नियम है, ईश्वर ही नियंत्रण है, ईश्वर ही संतुलन है। ठीक है।
ईश्वर ही न्याय है, ईश्वर ही धर्म है, ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, ईश्वर। और बताएं या ठीक है इतना इस बार के लिए? जी ठीक, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। भैया ये जीव अवस्था वाला जो है ना, जो उसमें भी साड़ाचर क्रिया तो चलती ही रहती है, लेकिन जीने के आशा में, जीने की आशा में ही वो मतलब कल्पनाशीलता को लगाते हैं। हाँ। तो मेरा ये प्रश्न हो रहा है, तो उसमें जीवन में बुद्धि और आत्मा भी है। तो आप जैसे बोल रहे थे, मेरी आपसे चर्चा जब हो रही थी कि वो तो चुप ही रहेगी, उनको तो जागरूक नहीं होना वो आवश्यकता ही नहीं है जब जीव अवस्था में है। तो फिर वो वहाँ पे बुद्धि और आत्मा का प्रयोजन क्या होना चाहिए? तो प्रयोजन जो है वो एक का है या सबके साथ का है? नहीं, है तो सबके साथ ही, लेकिन अभी बना हुआ ही है, तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा ही। जैसे बुद्धि और आत्मा अलग अलग तो नहीं है, जीवन में है। हाँ, तो मतलब व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए थी ना कि उनमें सिर्फ कल्पनाशीलता ही होनी चाहिए थी जीने की आशा में, तो फिर बुद्धि और आत्मा मतलब हाँ, तो ऐसा जीवन ही होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो इकाई कौन सी है वहां पे? इकाई जीवन। जीवावस्था के जीवन का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? जीव शरीर को चलाने वाले जीवन का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? है ना? अभी हम हाथ का प्रयोजन पूछते हैं, सर का प्रयोजन पूछेंगे, पैर का पूछेंगे, घुटने का पूछेंगे, कोहनी का, क्या किसका पूछेंगे? या शरीर के प्रयोजन के अर्थ में चीज समझ में आती है ना? अविभाज्य जो है, यानी जहाँ पे संयुक्त आचरण है, वहां पे इकाई को पहचानना पड़ता है। तो जीवात्मा उसको बोला, हमने भाषा पढ़ी थी, है ना? जीवात्मा क्या है? वो जीवन जो जीव शरीर को चला रहे हैं। ठीक है, उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है? उसका प्रयोजन है ना? जीव शरीर, क्योंकि जीवावस्था का प्रयोजन है, इसलिए जीव, ऐसे जीवन जो जीव शरीर चला रहे हैं उनका भी प्रयोजन है। बिना जीवावस्था के, है ना, संतुलन बनता नहीं। और जीवावस्था में जीवन चाहिए ही चाहिए, ऐसा देखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी जीवन में उसकी बुद्धि आत्मा में आ जाता कुछ, तो फिर वो मानव शरीर यात्रा कर ही सकता है, पर सब में आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ना कि उसमें भी विकास हो सकता है शायद। संभावना तो सब में है, आवश्यकता सबकी नहीं। तो जब व्यवस्था के अर्थ में जब आवश्यकता होगी तब वो शायद हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, नहीं तो जीव बचेंगे कहाँ? सारे जीवन अगर मानव में आ गए तो जीव शरीर कौन चलाएगा? तो इसका मतलब मानव में ही ये सिर्फ प्रयोजन है कि आत्मा के लेवल तक हम जागृति के हाँ, अर्थ में जीवन जागृति मानव के संदर्भ में बात हो रही है। भ्रम और जागृति मानव के संदर्भ में बात हो रही है, जीवों के संदर्भ में नहीं हो रही। वहां पे जो आचरण है वो क्रियाशीलता के अर्थ में है। यहाँ मानव में आचरण ज्ञान के आधार पे क्रियाशीलता है। वहां पे शरीर को समर्पित है जीवन, शरीर को समर्पित होने की वजह से उसकी आवश्यकता ही नहीं बनती है। क्या है, हम अपने को केंद्र में रख के उधर प्लेस कर देते हैं। हम आरोपित कर रहे हैं अपने विचारों को जीवों में। जीव में ऐसा कोई अपेक्षा ही नहीं। फिर तो एक एक परमाणु के साथ हमारे को अगर लगता है कि यह अन्याय हो रहा है तो एक एक परमाणु को जागृत होना, ऐसा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा धरती पे एक भी परमाणु नहीं है जड़ वाला, सारे चैतन्य ही है। और उनके लिए ना तो कोई शरीर रचना चलाने के लिए ना कुछ। अब सबके सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं, अब क्या करें? है ना, ये कोई व्यवस्था नहीं होती ना, क्योंकि एक एक की यात्रा को हम सोच रहे हैं। एक एक की यात्रा को नहीं सोचना है। जो पूर्णता प्रमाणित होनी है वो पूरी धरती की वो मानव ज्ञान अवस्था में होनी, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। अभी तो वही बात हो गई कि सारे ब्रेन के सेल हैं, ब्रेन सबसे विकसित है तो सारे सेल्स को ब्रेन बनना है।
समझ रहे हो ना कहाँ पहुंचेंगे इससे? तो वो मतलब दूसरे शरीर सिलेक्शन करने का काम तो आत्मा ही शायद करता है ना? नहीं, कि वो भी पूरा वो जीवन ये जीवन में नहीं होता सिलेक्शन। अगर जीवन में सिलेक्शन कोई क्रिया है तो उसका नाम चयन है, जो मन में है। पीछे वाले से वो जोड़ के सुनोगे, जो पहले सुना हुआ है उससे नहीं बनेगा। इससे ही मैं मतलब आत्मा सिलेक्शन नहीं करता कोई, पूरा जीवन में इसीलिए। और उसमें भी जितनी इस शरीर में हमारा जितना मतलब हुआ है समझना, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष हम निकालते हैं। और देखिए चित्रण तक ही अगर हमने 4.5 क्रिया में ही निष्कर्ष निकाल लिया है तो उस आधार पर हम दूसरा शरीर सिलेक्ट करेंगे। हम नहीं चुनते शरीर। भ्रमित अवस्था में कोई चॉइस नहीं है शरीर चुनने की। जीवन ज्ञान हुए बिना कैसे होगी? आप अपने को तो शरीर ही मानते हैं ना। ये तो भाषा बोल रहे हैं मैं जीवन हूं। जीते वक्त तो हम यही मानते हैं हम शरीर हैं। इसमें ज्ञान कहाँ हुआ अभी? तो मतलब वो दूसरा शरीर जब लेते हैं तब वो निर्णय पूर्वक नहीं है, वो प्राकृतिक विधि से। उसमें कोई हमारा निर्णय नहीं है। शरीर लेते नहीं है, शरीर मिलता है, परिस्थिति में मिलता है। हमारे अंदर जो निष्कर्ष बनते हैं उससे हमारा एक प्रकार का ओरिएंटेशन हो जाता है। उस ओरिएंटेशन के अनुकूल शरीर मिल जाता है। पहचान के निर्वाह करने वाला ही है वो नियम, और कुछ नहीं। हमारे पास कोई निर्णय नहीं है। अभी अपने शरीर और जीवन को नहीं देख पा रहे, मरने के बाद क्यों दिखेगा? अभी देख लोगे तो मरने के बाद भी दिखेगा। मरने से कोई ज्ञान नहीं होता। मरने के बाद उतनी ही स्थिति में बना रहता है जितना जिंदा रहने में है। ठीक है? इसको लेके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन किए ही जा सकते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चंस का कोई तर्क के अलावा कोई उत्तर नहीं है ना? तो इसमें एक चीज और लगाई जा सकती है, क्या इन प्रश्नों का उत्तर कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, अनुभव में मिलता है। अनुभव में ये सब स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जीवन ज्ञान होता है। उससे पहले नहीं होगा, है ना? उसमें कुछ मतलब आपको मैं बोल देता हूँ जो आप मान भी लेते हो, है ना? कई बार नहीं भी मानते हो, इससे कोई तसल्ली नहीं होने वाली। ऐसे क्वेश्चंस को अनुभव तक के लिए छोड़ दिया जाए, और जो अनुभव तक पहुंचने वाले क्वेश्चन है उनको पहले पकड़ा जाए। वही विधि है इस उत्तर को पकड़ने की। तो ज्ञानार्जन के अर्थ में क्वेश्चन करने से ये सब उत्तरित होंगे। पर अभी आप पूछोगे तो मैं आंसर भी दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस आंसर से कुछ निकलता तो है नहीं। अब मैंने बोल दिया कि भैया वो चयन नहीं करता, आपके पास मानो या ना मानो यही दो ऑप्शन है। मैं बोल देता कि नहीं चयन करता है, तो भी आपके पास मानना ही है या नहीं मानना, इतना ही तो है। इसमें ज्ञान तो कोई नहीं। भैया वो जानना, पहचानना और निर्वाह करना, इसमें कोई क्लैरिटी मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ है ना? इसमें जागृति के लिए बहुत कुछ है ना? मानने के आधार पे जीना होता है। जैसा हम मानते हैं वैसा हम जीते हैं। जो एक्शन होता है वो मानने के आधार पे होता है। अब मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, है ना? और आपके बगल के बर्थ वाले बोलते हैं कि हम किसी मंदिर में गए थे, प्रसाद है, थोड़ा सा खा लीजिए। आप मानेंगे खाने के लिए योग्य है तो आप उसे खा लेते हैं। आप मानते हैं खाने योग्य नहीं है, आप नहीं खाते। दोनों केस में एक्शन जो है वो मानने से रिलेटेड है। जैसा मानते हैं वैसा हम करते हैं। पर मानने से कोई चीज सही नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती। इससे मानने में
तृप्ति नहीं है। तृप्ति जानने में ही है। जानने में सुख है, जानकर मानने में सुख पूर्वक जीना है। हम मान के क्यों करते हैं? ताकि हम करके सुखी हो जाएंगे। करके सुखी होते नहीं। जानने के बाद क्या होता है? सुखी होके करते हैं। तो मानना जो है वो करने के लिए अनिवार्य है। बिना जाने मान के जब करते हैं तो उसमें अतृप्ति रहती है। जानकर मान के जब करते हैं उसमें तृप्ति मिलती है। इतना है। मानव में पहचानना या तो मानने के आधार पे होता है या जानकर मानने के आधार पे होता है। जानकर मानने को ही बोला समझ के, तो यानी पहचानना या तो केवल मानने के आधार पे होगा या समझ के आधार पे होगा, है ना। तो पहचानने गए तो हमारे मान्यता के आधार पे पहचानते हैं, है ना। लोग तो स्वार्थी होते हैं, ऐसा भी मानते हैं हम, वैसे ही पहचानते हैं, फिर हर व्यक्ति को स्वार्थी देखते हैं, है ना। या हम मान सकते हैं कि लोग तो सहयोग करने के लिए होते हैं, तो फिर वैसे ही देखते हैं। वही बात कि हर मानव में स्वीकृति ही उसका वातावरण है। तो जैसा मानते हैं वैसा वातावरण बना लेते हैं हम अपने लिए, है ना। तो मानने के आधार पे पहचानना होता है। पहचानने में, मानने के आधार पहचानने में आधार पूरा नहीं हुआ, इसलिए निर्वाह ठीक से नहीं हो पाता। तो हम मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मानने के आधार पे पहचान रहे हैं हम। जानने के आधार पे जब मानते हैं और फिर पहचानते हैं तब पहचान पूरी होती है और वो तृप्तिदायक है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो शब्द होता है भाषा में, है ना। और भाषा में जो शब्द हैं सभी शब्दों का अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ होता है कल्पनाशीलता में। जैसे मैं बोलता हूं न्याय, न्याय तो एक ध्वनि निकाल रहा हूं मैं केवल, या बोर्ड पे लिखता हूं तो एक आकृति बना रहा हूं, पर उस आकृति या ध्वनि से आपके अंदर कोई अर्थ बनता है। आपके अंदर माने आप में कल्पनाशीलता में कोई अर्थ बनता है। जो अर्थ आपकी कल्पनाशीलता में बन रहा है वो, उसका आधार क्या है ना। तो आपकी कल्पनाशीलता में जो भी आपने स्वीकृतियां बना रखी हैं वही उसका आधार होता है, ठीक है। अब स्वीकृति का आधार सत्य भी हो सकता है, यानी सच्चाइयां भी हो सकती हैं, या काल्पनिक भी हो सकता है ना। तो वस्तु जो होती है वो अस्तित्व में होती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं न्याय, तो न्याय वस्तु को देख के मैं आपको भाषा बताता हूं, न्याय की परिभाषा बताता हूं न्याय की, उससे आपकी कल्पना में उसके अर्थ का अनुमान बनता है जो आपको वस्तु तक पहुंचाता है। तो ये संप्रेषणा हो गई। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु का मतलब क्या हुआ? संकेत के माध्यम, भाषा रूपी संकेत के माध्यम से कल्पनाओं में सच्चाई रूपी वस्तु अर्थ के रूप में आ जाए, है ना। इसी के लिए कल्पनाशीलता है, इसी अर्थ को पहचानने के लिए, यानी वस्तुओं को पहचानने के लिए। वस्तु संपूर्णता में आ जाती है तो ज्ञान पूरा हो गया। हाँ, तो अवधारणा क्या है? वस्तुओं को समझने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए, अर्थ का निष्कर्ष निकालने के लिए जो हमारी मूल मान्यता है, सबसे मौलिक मान्यता है, उसका नाम अवधारणा है। मानना नहीं, जानने से, जानकर मानने से धारणा। जी जी जी। हाँ,
अर्थ जो है भाषा से आया, मग्न थे वो। हाँ, तो देखिए भाषा जो है, भाषा के माध्यम से पहले हम मानते ही हैं, इस सूचनाओं को हम मानते हैं पहले। अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसमें अंदर क्यों जाएंगे, इसके अर्थ में, है ना। पहले तो इसको मानोगे और सही मानोगे तभी तो इसमें घुसोगे। तो पहला जो प्रयास चलता है हमारा पूरा अध्ययन काल में, सूचनाओं को स्वीकारने के लिए तर्क से हम उसको ये देखते हैं कि ये हमारे को सही लग रही है कि नहीं लग रही। ये जब सही हो जाता है तो फिर हम इसको मानते हैं, इसको मान लिया अब हमने, है ना। ये एक स्तर का मानना हुआ, एक स्तर की स्वीकृति हुई। फिर इसका शोध करते हैं हम कि जो हमने माना है ये, इसकी सच्चाई क्या है, इसका हम शोध करते हैं, यानी इसको जीने में लाने के लिए प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो जीने के अर्थ में समझ में आने लगता है, तो समझ में आता है तो ये समझ जो है साक्षात्कार बोध विधि से अवधारणा बनती है। ये जो स्वीकृति है अब जीने के अर्थ में शोध से जो बन रही है, ये बहुत गहरी स्वीकृति है, इसको बोल रहे हैं हम अवधारणा। अवधारणा जो बन गई, अब इसके आधार पे फिर संकल्प होता है, हाँ यही सही जीने का तरीका है, ऐसा ही जीऊंगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जब हम कदम उठाते हैं तो उस क्रम में अनुभव होते हैं। यह अनुभव ज्ञान होने पे आत्मा में अनुभव रूपी प्रमाण हो जाता है, अनुभव से प्रमाण में आ जाते हैं। ज्ञान, अनुभव ज्ञान, फिर अनुभव प्रमाण। जो प्रमाण हुआ उसका प्रभाव बुद्धि में फिर से आता है। अब बुद्धि ने जो जो मान रखा था उस सब का वैलिडेशन आ गया उसके साथ, क्योंकि अनुभव ज्ञान हो गया। तो जो माना था उसमें से जो भी अधिक कम वाला सब छटके एकदम पूरा भर जाती है बुद्धि सत्य से। जितना भी सत्य अस्तित्व का है वो बुद्धि में समा जाता है, सब वस्तुओं के होने रहने का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, चारों अवस्थाओं का सभी, है ना, सारा ही ज्ञान पूरे उसका दर्शन के रूप में वो उधर स्थापित हो जाता है। इसको बोल रहे हैं ऋतंभरा, है ना। और जो फिर ये संकल्प हो जाता है कि हाँ अस्तित्व सहअस्तित्व ही है, मैं सहअस्तित्व की इकाई हूँ और व्यवस्था में जीना ही सुख है। इस रूप में निष्कर्ष आ जाता है, तो सहअस्तित्व के रूप में सज गए, है ना। तो ये जो अब इसी को बोला पूर्ण स्वीकृति। अनुभव के आधार पे जो बुद्धि में फिर से स्वीकृति हुई, इसको बोल रहे हैं पूर्ण स्वीकृति। इसी को फिर जीते हैं, फिर यही जानने को मानना है। फिर इसको जीने के क्रम में उसको प्रमाणित करते हैं। ठीक है। तो पहचानना जीने के अर्थ में होता है। अब जब हम अध्ययन में हैं, हम कुछ ही वस्तुओं को लेके चलते हैं। मैं बोल रहा ना कि अभी ये मरने के बाद वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, केवल अनुभव वाली, अध्ययन वाली चीज़ों को पकड़। तो हम निश्चित चीज़ों को लेके अनुभव तक जा रहे हैं। अनुभव में हम एक थ्रेड से जा रहे हैं। अनुभव में ज्ञान पूरा है, अब पूरे ज्ञान हो गया, अब इसके आधार पे पहचानना आसान हो गया। तो जीने के क्रम में जो भी हमारे को परस्परता में जो भी वस्तु मिलती है उसको पहचान के निर्वाह करते हैं, पहचान के निर्वाह करते हैं, ये चलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए 5:10 हो गए हैं। थोड़ा सा अब चर्चाएं तो अनंत हैं, है ना, अगली बार करेंगे।
इस बार आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा फीडबैक सेशन हो जाए, छोटा छोटा, ठीक है? कहाँ से शुरू किया जाए बताइए? तो हाँ, जिसके पास माइक है वहां से शुरू किया जाए। तो एक भाई करेगा, एक तरफ से बहन लोग करेंगी, फिर ऐसे ऑल्टरनेट कर लेंगे, है ना? हाँ बताइए। तो पहले तो काफ़ी अच्छा रहा सेशन, काफ़ी स्पष्टता हुई एटलीस्ट मेरे लिए, जो भी काफ़ी जो शब्दों के जो सही अर्थों में जो समझ थी उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई है। पहले क्या था, कुछ मान्यता ही बनी हुई थी, अभी उसमें बहुत ही स्पष्टता आ गई है, क्योंकि आपने जो बताया एकदम प्रिसाइज बताया है, और हम बहुत फैलाव में रहते थे, तो वो एकदम नैरो मीन्स ज़्यादा फैलाव की जगह अभी थोड़ी स्पष्टता बन रही है कि इतना फैलाव का ज़रूरत नहीं है, जो है उससे पहले ठीक से, और वो एक अच्छी बात हुई। और दूसरा जो बड़ा व्यू मिल रहा है, पहले व्यवस्था के अर्थ में समझना है, बहुत डिटेल में बारीकाई में नहीं जाना है। और जो अवधारणा वाला जो सिचुएशन था वो तो बहुत ही क्लियर हो गया है, क्योंकि वो शब्द बार बार आता था, वो क्लियर होता ही नहीं था कभी। तो अभी आपने शुरुआती अवधारणा से चालू की थी और अंत भी अवधारणा से ही हो रहा है ऐसा। हाँ, वो पूरा साइकिल अभी ऐसे कंप्लीट होते हुए एटलीस्ट वो दिख पाया। शेयरिंग करने में तो बहुत सारे पन्ने हैं, हाँ, तो लेकिन बहुत ही स्पष्टता हुई और काफ़ी आनंद आया। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे है ना, पहले वो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भैया मैंने अभी बोला कि बाबा जी ने और आप लोगों ने इतना कष्ट उठाया हमारे लिए कि पढ़न के लिए, और हमको जितना ये क्लेरिफाई नहीं हुआ था उसका सब क्लेरिफिकेशन हो गया। मृत्यु का सबसे बड़ी चीज़ होती है दर एक आदमी को, वो आपने निकाल दी, वैज्ञानिक ढंग से दिखाई, लेकिन उसमें जो भय की वस्तु थी उसके लिए कुछ बाबा जी ने अगर किया है तो बताने, क्योंकि अगर भय निकल जाएगा तो ये आदमी ऐसा सेल्फिश है कि अभी तो मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, मैं दूसरी गोली में जाऊँगा। तो जो व्यवस्था समाज की वो सब है उसमें शायद गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। मैं मानता नहीं, सबको मनाने की इच्छा नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि आदमी यहाँ से रामेश्वर तक क्यों जाता है, अमरनाथ क्यों जाता है, इसीलिए वो कि भगवान सबका भला करो और मेरा पहला भला करो, ऐसा बोलते हैं। सही बात हो कि गलत बात हो, सबकी इच्छा की बात है। मैं एक सोचता हूँ कि मंदिर में जाते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, उसको एक ही चिंता होती है कि मैं जब जाऊँ तो सब अच्छी तरह से जाऊँ और यहाँ से मेरे को कुछ अच्छा फल मिले, ऐसा उसको भय रहता है। और उसकी वजह से वो आत्मा को, परमात्मा को भी मानता है और मंदिर में जाता है, ये मैं सोचता हूँ। दूसरे को तो मैंने एक दूसरी ये जीवन विज्ञान जो आप चला रहे बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो हिंदी में है वो जरा कष्ट वाली बात है, अगर प्रादेशिक भाषा में उसको रूपांतर हो और सामान्य लोग तक अगर पहुंच जाए तो उसका ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान होगा, ये मैं मानता हूँ। तीसरी बात, एक मेरे को ये भी लग रहा है कि जो आदमी पोते विश्वास रखता है उसको कभी कम नहीं होना देना चाहिए। विश्वास बड़ी चीज़ होती है और जिसमें भी विश्वास होगा, आप में विश्वास रख के हमने 8 दिन यहाँ निकाला तो हमने इसने पाया, अगर वो नहीं होता तो वो मिलता नहीं, ये मेरे मानता है। और आप सब लोग की बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाबा जी को हमारा प्रणाम। हमने अभी तक बाबा जी को मिले नहीं, लेकिन मिलने की इच्छा अभी हो रही है, कभी तो वो मिलाएंगे, ऐसा होता है। मैं मानता हूँ कि आपको अगर मन में एक दफ़े विचार आया कि ये मेरे को करना है तो ईश्वर आपको मदद करता है, वो मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ। पहले तो भैया थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने जो हमको मतलब ये जो समझने में सहयोग दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपकी।
सबसे पहली बात तो मतलब टेक होम वही था कि जब मैं पहली सेंटेंस एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा भास हुआ था कि हाँ अल्टीमेटली यही है, लेकिन इस शिविर के बाद वो ही मूल सूत्र पकड़ में आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसी को ही समझना है। और दूसरी बात जो आपने कहा, इसके लिए सबसे सरल बात सरल रास्ता है न्याय, संबंध, और वो भी परिवार से शुरू होगा। अगर मैं वहाँ कर पाई, वहाँ प्रमाणित हो पाई, तो समाज में वो हो पाएगा। वो एक मूल चीज़ मुझे पकड़ में आई। और वातावरण या जो भी अभी हमको लग रहा है कि हमारे आड़े आ रहा है, वो नहीं है, मेरा ही कहीं संकल्प कम पड़ रहा है। ये मतलब मेरा ही मतलब मेरी ही कुछ मैं ही नहीं शुरू कर रही हूँ, ये एक मुझे बहुत पकड़ में आया भैया। मतलब और इस बार शिविर में कहीं भी मन बहलाने वाली बात नहीं थी, मतलब आश्वासन इस तरह से नहीं था, पूरे को ही समझना है। वो आपने जो पकड़ा दिया कि इससे कम में होगा नहीं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम मतलब मेरे हस्बैंड मुझे हर बार बोलते थे कि बुद्ध है ना 3 बार बोलते थे कोई भी वाक्य, तो काफ़ी लोग पूछते थे कि क्यों 3 बार, तो बोलते थे कि पहली बार तो सुनना भी नहीं होता है, दूसरी बार सुनते हैं और तीसरी बार शायद समझ में आता है, और जब चौथी, पांचवी, छठी बार समझते हैं तो पता चलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो अहंकार भी टूटने लगता है। तो यही कुछ हो रहा है पूरे शिविरों की श्रृंखला में, और धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा है मैंने जो समझा था पिछली बार वो पूरा नहीं समझा था। तो अब प्रयास सही दिशा में जाएगा और उत्सव पूर्वक जाएगा, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अब वो टेंशन नहीं है कि कैसा होगा, उत्सव पूर्वक करना है, वो मन बन गया है। यस, बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया। नमस्कार। बहुत 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 खुशी हो रही है इस बार, क्योंकि जैसे कि सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कहाँ से सॉल्व करने हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। पहले ऐसा होता था कि पतंग उड़ाते थे और धागा उलझ जाता था और हम बीच में से सुलझाते थे। अब धागे का जो छोर है स्पष्ट कहाँ से पकड़ना है, जैसे कि प्रयोजन है, सामने वाले को मानव समझना है, मानव से बात चालू करना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और सोचने का तरीका जो है, सुलझाने का धागा हमें ही सुलझाना है उलझा हुआ, लेकिन तरीका आपने जो सिखाया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरी तरह समझ, यानी कि ऐसा लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। पहले सूचना थी लेकिन मैं कर सकूँ ऐसा नहीं था बल, लेकिन अब वो उत्साह आ गया है कि मैं कर सकूँगा। धन्यवाद भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक कैसा था कि मैं बहुत डीप में जाके सोचती थी, पर इस बार ये एक क्लियर हुआ कि इतना डीप नहीं। पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसा कि व्यवहार, वो हमेशा हमारे पास करने के लिए उपलब्ध है ही, तो उसके ऊपर ध्यान देना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उसमें अभ्यास मतलब कहाँ पर मुझे काम करना है वो पॉइंट क्लियर हो रहे कि सामने वाले को मानव के रूप में देख पाऊँ, उसको सुन पाऊँ, और फिर उसका जो सही लगता है उसको अप्रिशिएट कर पाए। तो वहाँ से न्याय की शुरुआत करने का एक पॉइंट मिल जाता है। और अगर न्याय को हम प्रैक्टिस करते जाएं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप फिर उस लूप में जुड़ती जाएंगी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत इस बार वो हो गई कि कहाँ काम करना है वो कभी नहीं दिखता था, मतलब हर जगह थोड़ा 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 करते रहते थे। अभी ये क्लियर होता है कि शुरुआत यहाँ से करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्य है उसी के रिगार्डिंग में थोड़ा क्लियर। और आज इस शिविर में मुझे ये भी पता चल गया कि हम मानते थे कि बाबा जी को अनुभव हुआ है और फिर किसी को नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन बना रहता था कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं। पर जो आपने लाइन ड्रॉ करके दे दी थी तो हमें पता चल गया कि यहाँ तो पहुँच सकते हैं, और आप पहुँचे हुए हैं, के नहीं रहे। तो अभी ये भी बात बनती है कि ना पॉसिबल थोड़ा सा लग रहा है, और जो करना है वो मूल्यों पर ही करना है, और उसकी क्लियरिटी आज इस बार बहुत अच्छी हुई सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपकी स्वीकृति में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, पर मेरे सत्यापन अभी ये नहीं है कि मुझे कुछ अनुभव हुआ है। सही बात है, सही बात। हाँ जी दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। वो इस बार शिविर में ऐसा लगा कि कई सारी उपलब्धियां हुई है, जैसे कि बहुत सारी बार
सुना है कि हमें प्रैक्टिस करना है, लेकिन कैसे करना है वो यहाँ से मिला। जैसे आपने बताया कि व्यवहार में सुनना पहले होता है, तो फिर लगा कि ना हम लोग किसी की सुनते ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। वो कुछ बोलने का शुरुआत करते हैं तो हम भी उसको क्या कहना है वही सोचते हैं, कि उसके उत्तर में क्या देना है वही सोचते हैं। ठीक बात है। तो ये भी मिला, और फिर वो सुख दुख की बात हुई, अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार वो भी क्लियर हुआ। फिर वो जो अपेक्षाओं की बात की ना आपने, प्रयोजन के साथ निहित है, वो बहुत अच्छा लगा। तो हम अभी जो जिम्मेदारियां अपेक्षाएं करते हैं वो कुछ है ही नहीं, प्रयोजन के अर्थ में है वही अपेक्षा, वही जिम्मेदारियां है। तो अभी तो ऐसा लगा कि कुछ कर नहीं रही है, बहुत सारा काम बाकी है, वो बहुत बढ़िया लगा। और फिर थोड़ा ऐसा भी लगा तो फिर ये कैसे करें, तो फिर आपने लास्ट 2 दिन में उसका शुरुआत दे दी कि सुनने से पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो वो बहुत बढ़िया लगा। और फिर भैया एक बात ये भी सेंटेंस क्लियर हुआ कि अस्तित्व स्थिर है, वो सुना था, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगा कि ना, ऐसे आपने जो भी जिस तरह से बताया उसे लगा कि ना अस्तित्व स्थिर है, वो अभी मालूम हुआ इस तरह से। बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरा तो एक ही प्रयोजन था ये शिविर को अटेंड करने का, और हमेशा रहा है। जब से पहली शिविर की थी, गोपाल भैया आए थे, वहाँ से लेके आज तक, कि परिवार में कैसे रह सके, बस यही मेरा मेन मुद्दा था। अभी भी यही है। परिवार में कैसे रह सके और कैसे खुद को प्रमाणित कर सके, सबको कैसे संतुष्टि हो हमसे, बस यही मेरा मुद्दा रहा था। तो ये शिविर करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जैसे मुझे धैर्य समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ रखा था, डेफिनेशंस पता थी, लेकिन धैर्य समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मैं देख पाया कि धैर्य क्या होता है। बहुत बढ़िया। कि धैर्य किसे कहा जाता है, वो मैं देख पाई। ये बहुत ही मेरे लिए उपलब्ध की बात रही। और एक ऐसा मुझे लगा कि हाँ भाई, ऐसा भी सुना था कि जीवन अमर होता है, ये वो फला, ये सब सुना था। लेकिन आज भरोसा हो रहा है कि नहीं, सही है, जीवन अमर ही होता है। और उसी से मुझे ये धैर्य की थोड़ी शांति बनी कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आज ही सब अचीव कर लेंगे या 1-8 साल में सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसा मीन्स हाँ, हम प्रयत्न कर सकते हैं, बट अगर नहीं होता भी, तो पहला ऐसा हो रहा था कि हड़बड़ाहट होती थी, क्यों नहीं हुआ, या 2 साल लगाए क्यों नहीं हो रहा, 4 साल लगाए क्यों नहीं हो रहा। जब जीवन अमर है, अनंत है, तो हम कैसे थोड़े से प्रयत्न में ऐसा सेटल कर सकते कि भाई हो ही जाएगा। उसके लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, और टाइम की कोई कमी है ही नहीं। वो पहली बार ऐसा समझ में आया कि भाई टाइम की कोई कमी नहीं है। हाँ, प्रयत्न की कमी हो सकती है, तो आप प्रयत्न पूर्वक नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। ये एक मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, तो ये थोड़ा सेटल हुआ। दूसरा ये कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि मान्यताओं के फॉर्म में सर जितना भी है ना अब तक बन रखा है ना, उसको तोड़ने में ही समय लग रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या है कि ऐसा जनरली इससे पहले भी शिविर हुई थी, तो तभी भी ऐसा बात हुई थी कि भाई अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाना काफी इजी होता है विद कंपेयर टू मीन्स जो बड़े या तो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि जितनी एज बड़ी होती है उतनी प्री कंडीशनिंग ज्यादा होती है और उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कभी कभार जब अंतर विरोध होता है तो वो उसी वजह से होता है कि कुछ मान्यताएं बन रखी है और उन मान्यताओं के खिलाफ या कुछ सुनने में आता है तो दुख होता है। अभी भी कुछ भी बातें होती है तो उसमें भी मैं देख पाया, जैसे अभी मेरी वाइफ का फोन आया तो अब वो बोल रही थी, मैं सुन नहीं पा रहा था, तो मैंने बोला हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अब वो बोल रही है, मैं सुन नहीं पा, या मीन्स मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। और 3-4 बार के बाद मुझे थोड़ा आवेशित हो गया मैं कि भाई अरे भाई नहीं सुनाई दे रहा है ऐसा। पर प्रॉब्लम तो इंस्ट्रूमेंट की है, उसकी कहाँ है? अब इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, रिसीवर में कुछ प्रॉब्लम है, टावर में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं।
तो हम यही करते हैं कि हम देखते नहीं हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। हम सीधा उंडेल देते किसी पे, भाई तेरी तेरी वजह से ये हुआ। तो ये भी अभी थोड़ा दिमाग में थोड़ा मिस, ये सब सोच में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई हाँ, परिस्थितियों में प्रधान क्या होता है, संबंध प्रधान होता है ना। मुद्दा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो अब कैसे भी सॉल्व हो सकता है, उसमें कोई चिंता नहीं है। यानी एक सॉल्यूशन नहीं अगर हुआ तो ठीक है, कुछ और लगा लेंगे, कोई इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। यानी अभी तो क्या है, मुद्दों से इश्यू क्रिएट हो रहे थे। सही बात, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में, अगर सही तरीके से देखा जाए तो। और सर काफी सारी बातें वैसे शेयर करने के लिए, लेकिन जो मुझे मुख्य जो मुझे लगे वो यही था। और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि भाई सबसे पहले परिवार में कैसे रहे। बाकी बात ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, परमाणु है ना, किस तरह से आगे चैतन्य परमाणु बना, ये सब बहुत सारी लॉजिकल बातें, काफी सारी 4.5 क्रिया के बाद तर्क से भी आप समझ नहीं सकते, आपको अनुभव करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो सूचना के स्वरूप में मिली बहुत ही अच्छी है। लेकिन फिलहाल पहला काम तो मेरा यही होगा, कैसे भी करके जो एक परिवार का जो मॉडल है जो खड़ा करना है, उसमें अभी मुझे लग रहा है मैं कार्यरत बनना चाहूंगा। उसके बाद काफी सारा एक्सप्लोरेशन तो हो ही जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये कि जो आपने बोला कि परस्परता है, वो आजकल झंझट लग रही है, लेकिन वो अवसर है, वो एक पिन कर गया। फिर प्रभावित करने से नहीं, स्वीकारने से है, वो भी एक बैठ गया है। फिर वो प्रयोजन वाला तो अल्टीमेट था। फिर एक वो कि जवाबदारी, मतलब समानता जो है वो जवाबदारी का निर्वाह करने से है। वो आजकल वो मेल फीमेल का जो चल रहा है, वो एक ये। और एक पर्सनल मतलब शेयरिंग करना चाहूँगी जी। मेरा 4.5 साल का बेटा है, तो मैं उसको कई दिनों से मतलब ये एक है मन में कि उसके मन में ऐसा हो कि सभी की मतलब हेल्प करनी है हमें। तो उसको मैं बोलती रहती हूँ कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उतना जल्दी वो नहीं करता। जैसे कि उसको मैं ये भी सिखाती हूँ कि अपने खिलौने तो खुद उठाया कर, घर से खेलने के बाद खुद उठाया कर, लेकिन वो नहीं करता। फिर कल क्या हुआ, लकीली यहाँ से बारिश, जब हम गए तो बारिश हो रही थी। फिर लकीली मेरे पास रेनकोट नहीं था, उसके पास भी नहीं था। मैं उसको यहाँ से सीधे स्कूल लेने जाती हूँ 5:30 बजे। अच्छा। तो भीगते हुए आए और सभी जगह पूरी तरह पानी भर चुका था। तो 2 व्हीलर थी मेरे पास, तो हम फंस गए एक जगह। अरे। मैं और मेरा बच्चा दोनों। फिर स्कूटर आगे जाना तो कोई मतलब था ही नहीं। फिर वहाँ पे रुक गए, जा ही नहीं सकते थे। तो हमारी सामने के बिल्डिंग में एक भैया रहते हैं, वो आए और हमारी हेल्प की। उसने बोला कि आप बेटे को लेके चली जाओ, मैं स्कूटर लेके वापस आता हूँ। तो तब उसे ये रियलाइज हुआ कि सही समय पर हेल्प ना मिलने से क्या हो सकता है। क्या बात है। हाँ, तो उसको ये फिट हो गया कि नहीं, हेल्प तो करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो मतलब क्या होता है। सही बात। फिर ऐसा हुआ है कि मैं घर गई, तो हमारे घर के मतलब मेरा फ्लैट जो है उसके सामने का फ्लैट हो, टेरेस फ्लैट है। हमारा टेरेस वाला नहीं है। तो वो भाभी के घर पे टेरेस में से सब पानी घर पे आ गया था। तो वो भाभी भी अकेली रहती है। तो मैं पूरा उसको हेल्प करने गई, सभी उसका घर भर साफ करवाया, पानी बनी निकाला। तो बोलता है आके, मम्मा इसको हेल्प कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, इसी को हेल्प कहते हैं। फिर मैंने उसे कुछ नहीं बोला। तो कल उसको ये रियलाइज हो गया है कि नहीं, हेल्प तो करनी चाहिए। ठीक बात है। तो कल रात को मैंने कुछ नहीं बोला, अपने खिलौने उसने खुद उठा लिए। क्या बात। बोलता है कि मम्मा मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये हो गया कि जब तक हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे ना, तो वो नहीं समझेंगे। सही बात। सिर्फ बोलने से नहीं समझता। मैंने किया तो वो उसको एक्सेप्ट हुआ कि नहीं ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया। यहाँ नमस्कार। इस बार काफ़ी कुछ क्लियरिटी हुई। और ये अर्थ भी काफ़ी समझ में आए। पहले काफ़ी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और काफ़ी कुछ फीडबैक वो है। जैसे अभी सेशन में हुआ, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना कैसे है। फिर व्यवहार
व्यवहार इम्पोर्टेंट है, कार्य से ज़्यादा व्यवहार इम्पोर्टेंट है वैसे करके। फिर तुम किसी की सुनोगे तो तुम्हारी सुनेगा वैसे करके काफ़ी मैंने वो लिखा है और काफ़ी कुछ वो समझ में आया इस बार, सूचनाएं काफ़ी मिली। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा बीच में से एडवांटेज ले रही हूँ भैया। हाँ बिल्कुल। भैया इस बार जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हुई, उसमें मुझे 2 मेन कंसेप्ट्स परमाणु में काफ़ी क्लैरिटी मिली और संबंध, दोनों चीज़ों पे। वैसे मैं अनुभव पे बोलने की कोई चेष्टा नहीं करती हूँ, पर इस बार अनुभव के लिए भी एक चेन जो है वो एक कड़ी उसकी पकड़ में आई कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि ईंट है, उसकी जितनी मजबूती है उससे ज़्यादा मजबूत दीवार नहीं हो सकती। तो ये मैंने अपने लॉजिक से थोड़ा सेट किया, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मानने में आया कि जैसे परमाणु है, मूल इकाई है व्यवस्था की, तो जो एक्चुअल जीवन है हमारा उसकी भी शक्ति उतनी है जितनी परमाणु की है। तो अनुभव भी वही होगा, जो परमाणु की शक्ति जितनी है वही अनुभव हो सकता है। अभी मानने में इतना आया हो ऐसा लग रहा है। बाकी भैया अभी तो जीवन विद्या ऐसी चीज है जो 24/7 का प्रोग्राम हमारे साथ काफी हद तक हो गया है। इसको अगर निकालना चाहे तो भी अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा भैया। पहले इतना बॉदरेशन होता था, जैसे ही मैं सुबह उठती थी तो वो कैसे चालू हो जाता है वैसे हो जाता था। अभी वो इतना बन गया है अंदर कि आई डोंट नो कि इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भैया आपको जब थैंक यू बोलेंगे तो वो हमारे लिए शब्द नहीं होगा, आप अर्थ समझ ही सकते हैं उसके लिए कि आप लोगों के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसको हम अभी शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच भैया। ठीक, बताइए। नमस्कार भैया। नमस्कार। जैसे सभी भाई बहनों ने बताया, उपलब्धि तो वही सारी चीज़ें हैं भैया, और काफ़ी रीलर्निंग का प्रोसेस भी इस बार हुआ। मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से एक बार उनको जांचने का मौका मिला। और भैया मैं ऐसे मानता हूँ कि हर बार मतलब जब हम शिविर भरते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में उस वक्त तो स्थिर हो जाती हैं, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके बाद मतलब कितनी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, जितने भी टेक अवेज हैं वो, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे व्यवहार में आ भी जाती हैं। हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ही हम फिर व्यवहार करना और वो सब स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद पता चलेगी कि शिविर भरने के बाद मेरे में ये चेंजेस आए हैं और दिखने को मिल रहे हैं। और हम लोग सब यहाँ पे सौभाग्यशाली है कि थोड़ा टाइम होता है तो वापस दूसरा शिविर हो जाता है। ताकि रास्ते से भटक भी नहीं पाते और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस मतलब चलता रहता है। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ तो रही हैं वैसे उस प्रकार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। जब ये अध्ययन में से हम अभी पास हो रहे हैं तो मेन प्रॉब्लम ये आता था कि व्यवहार में सब कुछ दिखता था लेकिन आता नहीं है। मीन्स के व्यवहार में हम प्रमाणित नहीं हो पाते। और ये भी सुना है कि व्यवहार में प्रमाणित पहले परिवार से होना है। तो परिवार में जो संबंध का मूल्य करना था तो वो नहीं हो पाता। उसमें मुझे लगा कि जो मूल्य का वहन करना है उसमें अपेक्षाएं जो है वो बहुत मेजर रोल करती है। तो आज इस शिविर से मुझे एक बहुत अच्छी तरह पकड़ में आया कि जो सामने वाले की अपेक्षा है वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरी अपेक्षाएं वो सामने वाले की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आया और मुझे लगता है कि मैं अगर इस पे काम करूँगी तो जो संबंध में जो मूल्यों का निर्वाह करना है वो शायद मैं अच्छी तरह कर पाऊँ। इसमें मैं एक बात जोड़ दूं क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा इधर उधर भी जा सकता है। नहीं, आप एकदम ठीक बोले, उसमें कमी नहीं है। वो यही है कि संबंध अस्तित्व में है, हर संबंध में निहित जिम्मेदारियां हैं और निहित अपेक्षाएं। उसी जिम्मेदारियों के अर्थ में ये मेरी मनमानी वाली जिम्मेदारी या अपेक्षा नहीं है ना, बस इतना। बढ़िया। आपका आशय वो नहीं था, वो मैं जानता हूँ। हाँ, बट फिर भी सबके लिए वो स्पष्ट हो जाए। हाँ ठीक, बढ़िया। हाँ जी। हाँ, सबसे पहले इस शिविर से मेरा जो टेक होम हुआ वो ऐसा है कि आपका जो एग्जाम्पल्स था वो काफ़ी
रोज बरोज के जीवन में मिलता जुलता था, उसको समझने में काफ़ी अच्छा रहा। और अभी जो इतनी शिविर भरने के बाद थोड़ा अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में जो चेंज आने वाला चाहिए, उसका 2 दिन पहले कैसा हुआ कि 2 बच्चे झगड़ के आए और सीनियर फैकल्टी और मैं, हम सब लोग साथ में बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया ये भी एक मानव है। हाँ। क्या बात। वो ककद्रा साहब हमारे साथ, और ये जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। हाँ। तो उसको सबसे पहले मानव के रूप में समझ के उसके साथ काम करना है। हाँ। तो बच्चों को समझाया और बोला कि भाई कल से आप हर रोज मुझे मिलने के लिए आना। हाँ। तो कल वो सुबह मुझे मिलने के लिए तो आया। हाँ। तो लेकिन वो मेरे साथ अपराध भाव से आया था कि सर ने बोला है ना, इसलिए बाद में मैंने उसको बिठाया मेरे पास। मैं तो आप पुलिस स्टेशन में जाते हो और जो हाजिरी पुरवानी ऐसी नहीं है आप मेरे पास अपराध भाव से मत आओ। हाँ। आप हम दोनों को साथ मिलके कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट करना है और रिजल्ट लाना है, इसलिए। तो वो उसके साथ ये बात करने से उसको भी काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो तो टीचर के पास भी नहीं जाता था। सही बात। हेड के पास जाने की तो बात ही नहीं, वो प्रिंसिपल सर के पास जाने का तो वो सोच ही नहीं सकता। सही बात। लेकिन काफ़ी ये बदलाव आने से मानव की तरह कैसे समझना है, उसी का वो बेस्ट एग्जाम्पल हमें एक्सपीरियंस हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्ते। हेलो। हाँ ठीक है। अभी तो सिर्फ न्याय के बारे में सिर्फ सूचना ही हमें मिली थी, तो इस शिविर से पहले हमें न्याय का सही मतलब एग्जैक्ट क्लियरली कुछ पिन पॉइंट वे में पता चला कि एग्जैक्टली न्याय क्या है। और हर बार ऐसे ही सुनते थे कि संबंध में न्याय कैसे निर्वाह करते हैं, तो मूल्यों के साथ ही होता है, तो शुरू कहाँ से करते हैं वही पता नहीं चल रहा था। अब तो वो हर एक संबंध प्रयोजन के अर्थ में है, और उसी के हिसाब से हमारी कोई निहित जिम्मेदारी है, और उसी के हिसाब से हमें कुछ निर्वाह करना है। बहुत बढ़िया। तो वो एक चीज़ पकड़ में आई, तो अब एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी, विश्वास भी बनता है कि नहीं हम ये ऐसा कर सकते हैं। पहले तो ये सब बुकिश टॉक लगते रहे थे कि वो आदर्शवाद जैसा कि ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ऐसा विश्वास बन रहा है कि हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरी तो ये तीसरी शिविर है जी, और आपकी शिविर का जो डिस्कशन चला, मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था पे ज़्यादा चला जी। कैसे व्यवस्था को समझे। अब तक समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई समाधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन आपने जो नियंत्रण और संतुलन से जीना, उसे ही व्यवस्था और व्यवस्था ही समाधान है। वो मेरे समझ में आ गया समाधान क्या है। दूसरा, हम जो बोलते हैं शब्द, उसका अर्थ हमारी कल्पना शक्ति में रहता है, और हर मानव की कल्पना शक्ति अलग अलग है, उससे उसकी स्वीकृतियाँ भी अलग अलग रहती है। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है इसलिए। लेकिन जब व्यवस्था के अर्थ में हम शब्द का अर्थ सुनते हैं या समझते हैं तो पता चलता है कि एक ही अर्थ होता है। वैसे न्याय का अर्थ एक ही रहता है, व्यवस्था के अर्थ में हम समझते हैं। ये भी बहुत ध्यान में आया। बहुत बढ़िया। दूसरा, परिवार में संवाद बहुत जरूरी है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपने बोला कि मुद्दा आदर्शवाद की ओर ले जाता है। 2 और 2 4 होते हैं। जब हमारा कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन परिवार में 2 और 2 4 नहीं होता है, 3 + 1 भी 4 होता है, 9 - 5 भी 4 होता है। ऐसा होता है, अलग अलग सबकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको फुलफिल कैसे करें वो समझ में आ गया। और मूल चेष्टा ही प्रेरणा का एक स्रोत है।
आज आपने जो एम्ब्रियो के लिए जो बोला कि जो एम्ब्रियो उसको हम पालन पोषण करें तो उससे बीज से प्राण निकलते हैं, तो उसमें एम्ब्रियो में मूल चेष्टा रहती है और मूल चेष्टा ही प्रेरणा का स्रोत है। हर मानव में मूल चेष्टा का प्रेरणा का स्रोत मूल चेष्टा ही है, वही उसका आधार है। ये भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ, काफ़ी सारा शेयरिंग तो मेरा सुबह हो गया था। हाँ। फिर भी थोड़ा एक विचार आया कि मुझे अब ये लगता है कि विचारों में एक सही वस्तु स्थिर हो जाए तो भाषा पे भी और वाणी पे भी नियंत्रण हो सकता है, वो अध्ययन प्रक्रिया से ही होगा। बहुत बढ़िया। तो एक मेरा ये ध्यान गया है और मेरा एक होमवर्क में अपने लिए जो तय किया है, आप जब अगली बार आओगे तो मैं उसमें कितना कर पाई हूँ इसके लिए थोड़ा वो काम मैंने सोचा है कि जो शोध करना है वो है कि जो संबंधों में जीते हैं, तो जैसे माता पिता है, पति पत्नी वाला है, माँ बेटे का है, तो उस संबंध में मेरा कितना ध्यान जाता है कि वो व्यवस्था के अर्थ में है, एक वो काम करना है। और दूसरा वो ध्यान बना रहे, उसके लिए ये अध्ययन प्रक्रिया है। और संबंध को एक बार मैं मानव के रूप में उसको कैसे देख पाऊँ, ये एक मेरी एक एक्सरसाइज रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। इस बार के शिविर में जो मेरा ध्यान गया वो ये था कि हर एक चीज़ को आपने प्रयोजन से जोड़ा, और प्रयोजन अभी तक थोड़ा अलग से मैं देखता था, पर इस बार जो बात ध्यान में आई कि पूर्णता के लिए प्रयास, मतलब तो वो चीज़ वाकई में सोचने लायक है कि इससे क्या होता है, इधर उधर नहीं होता है। और जो मूल्य के ऊपर हमारी पूरी चर्चा हुई कि स्थापित मूल्य है तो वो व्यवस्था के अर्थ में समग्रता में कैसे है, तो वो भी फिर वो कंडीशनल नहीं जाता। अभी तक ऐसा होता था जिसमें बार बार ममता, तो फिर यही होता था कि शरीर के पालन पोषण, पर वो पोषण वाला फिर कैसे प्रयोजन के साथ कनेक्ट होता है। तो हर एक चीज़ को ये जो प्रयोजन से जोड़ने की बात है वो बहुत बढ़िया रही। और यही चीज़ जब मैं वो सेशन में गया था, मतलब लेक्चर लेने, तो 3 दिन के बाद बच्चों के फीडबैक में भी मैंने यही बात दी कि भाई हर एक चीज़ का एक निश्चित प्रयोजन है। तो एज अ मानव भी मैं इस अस्तित्व में हूँ तो मेरा भी कुछ प्रयोजन है, ऐसे ही मैं नहीं हूँ। तो बच्चों में भी अगर 3 दिन में ये बात पहुँचती है तो मुझे लगा कि भाई प्रयोजन से ही स्पष्टता काफ़ी आती है। तो ये मेरा टेक होम रहा है इस बार की शिविर में। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते दी। पहले शिविर में तो जो शब्द पकड़ में नहीं आ रहा था, वो अब फिर आपका वीडियो देखा और फिर आपको सुना। अच्छा अच्छा। अब शब्द समझ में आ रहा है। अब शब्द हम समझ में आ रहा है पर व्यक्त नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर ये मेरे को खुशी हुई कि आप बोले। ये बताता है कि आपकी बोलने की इच्छा तो है। भाषा